हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, आज से हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे पिछले 10 सालों के, यानी 2024 से लेकर के 2014, है ना। तो हम लोग इस टाइम पीरियड के यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यूज देखेंगे। इनसे हमें बेनिफिट क्या होगा? दो बेनिफिट होगा। एक तो हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, है ना। और दूसरा ये कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कंसेप्ट्स हम लोग देखेंगे, जो थ्योरीज, बुक्स, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे आने वाले एग्जाम्स में फिर से पूछे जा सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट करने में, है ना, एलिमिनेशन में हमारा काफ़ी मददगार साबित होगा ये पीवाईक्यूज का सीरीज़। तो आज से हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आशा करेंगे कि आप लोग इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखिए और फॉलो करिए। इससे बहुत सारे लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो फर्स्ट पेपर मैं लेके आया हूँ वो जून 2014 का पेपर है। पहले 2 पेपर हुआ करते थे पॉलिटिकल साइंस में, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। तो ये पेपर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस है 2014 जून का। आइए डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चंस को, है ना। देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, मैं एक सेकंड जूम करता हूं, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है यहाँ पे वो है टू कौटिल्य द कंसेप्ट रूपादर्शिका मीन्स, ठीक है। तो रूपादर्शिका का क्या मतलब होता है? तो रूपादर्शिका का मतलब कौटिल्य के समय में जो उन्होंने बताया था वो है इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्यूटिशियन, है ना, और मजिस्ट्रेट, जमींदार। तो इन सब के लिए भी अलग अलग टर्म हुआ करते थे। और कुछ टर्म्स यदि हम लोग जानने की कोशिश करें तो ये आप लोग याद रखिएगा। संस्थाध्यक्षा एक है टर्म, संस्थाध्यक्षा, ठीक है। ये किसके लिए टर्म इस्तेमाल होता था कौटिल्य के समय में? तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता था संस्थाध्यक्षा, ठीक है। एक था पान्याध्यक्षा, ठीक है। यह किसके लिए इस्तेमाल होता था? यह इंचार्ज ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड उस समय होता था उनका जो इंचार्ज होता था, इंचार्ज ऑफ ट्रेड। तो इसके लिए संस्थाध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट के लिए और पान्याध्यक्षा इंचार्ज ऑफ ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे रूपादर्शिका का मतलब क्या होता था? इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्लेटो अप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ, ठीक है। तो प्लेटो ने किन किन के आइडियाज को लिया? तो ये हरक्लिटीज, है ना, हरक्लिटस, पारमेंडिस, सोक्रेटिस, तो ये तीनों के आइडियाज को इन्होंने, प्लेटो ने लिया। तो ऑल ऑफ द अबव इट विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आप लोग ध्यान में रखिए, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें है फॉर हुम ऑल एग्जिस्टेंस इज सिंपली अ मैटर इन मोशन, ठीक है। तो किनके लिए यह स्टेटमेंट इस्तेमाल होगा? यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके लिए ये जो स्टेटमेंट है ऑल एग्जिस्टेंस इज सिंपली अ मैटर इन मोशन, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट किनके लिए है? तो आपको ध्यान देना है कि यह स्टेटमेंट हॉब्स के लिए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो आप लोग ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है नेक्स्ट कभी क्वेश्चन में दिसंबर में या 2025 में यदि आप दे रहे हो तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, रूसो won the prize in an essay contest sponsored by the Academy of Dijon in 1749 on this subject, ठीक है। तो रूसो ने एक प्राइज जीता था एक ऐसे कंटेस्ट में, ठीक है, 1749 में। उसका सब्जेक्ट क्या था? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, है ना, वो क्या होगा?
वो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन हैज़ द फर्स्ट ऑप्शन जो है हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस एंड द आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। दूसरा ऑप्शन हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट मोरल्स, ठीक है, हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स, और नन ऑफ द अबव। तो 4 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इस जो पुरुषों की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो सारा इसी ऐसे में उन्होंने लिखा हुआ था और ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये देखिए, ठीक है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक रीजन है ना। असर्शन पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है फॉर प्लेटो नॉलेज इज नाइदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन और रीजन, राइट ओपिनियन इज नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो आपको सही यहाँ पे चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए फॉर प्लेटो नॉलेज इज नीदर परसेप्शन और ओपिनियन, हाँ उनका यह मानना था, ठीक है। तो क्या इसका रीजन ये था कि राइट ओपिनियन इज नॉलेज? नहीं, है ना। तो सही आंसर क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन में है द लॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स ऑफ मार्क्स डज नॉट इंक्लूड, तो जो मार्क्स ने डायलेक्टिक्स का आइडिया दिया था उसमें से क्या इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहला है द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी एंड वाइस वर्सा, हाँ यह था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नॉट है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। दूसरा द लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, हाँ ये भी था। लॉ ऑफ निगेशन, हाँ ये भी था, है ना। तो जो लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स ऑफ मार्क्स है ये बेसिकली कहाँ से आया है? हीगल के आइडिया से। हीगल के जो डायलेक्टिक ऑफ आइडियाज हैं उनके, है ना, डायलेक्टिक जो हीगल ने कंसेप्ट दिया उसी कंसेप्ट को मॉडिफाई करके मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी दी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की, है ना, उसमें ये 3 चीज़ों को उन्होंने बताया, ठीक है। बट ये डी जो है डायलेक्टिक इज कन्फाइंड टू ऑपरेशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट ओनली, ये नहीं था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पे पूछा डज नॉट इंक्लूड, तो डी यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु सेड लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म ऑफ द ईरा ऑफ इंपेरियलिज्म एंड ऑफ द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को किसने कहा? तो यहाँ पे मार्क्स है, स्टालिन है, लेनिन है, माओ है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो होगा वो होगा स्टालिन, ठीक है। तो लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म ऑफ द ईरा ऑफ इंपेरियलिज्म, स्टालिन ने यह कहा था, ठीक है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, लेनिन ने एक चीज कहा था, इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, ये लेनिन ने कहा था, है ना। बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेनेट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म एज एडवोकेटेड बाय डेविड ईस्टन, ठीक है। तो बिहेवियरलिज्म का कंसेप्ट जो डेविड ईस्टन ने दिया, उनमें से ये जो टेनेट्स हैं इनको सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है कि पहले कौन है फिर बाद में कौन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 8 का बी, ठीक है। पहले फर्स्ट नंबर पे रेगुलरिटीज आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा वेरिफिकेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा टेक्निक्स एंड चौथे नंबर पे आएगा क्वांटिफिकेशन। तो इस तरीके से अरेंज हमें करना है ना। और सही जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बिहेवियरलिज्म का फादर है ना, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म किसे कहा जाता है? तो यदि आप देखेंगे फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म तो एक नाम आता है जॉन बी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन, इनको फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। बट बिहेवियरलिज्म के टर्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करने का श्रेय जिनको दिया जाता है उनका नाम है डेविड ईस्टन। इन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया, ज़्यादा फैलाया, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 9 नंबर पे। इसमें है इन विच प्लेस ऑफ साउथ अफ्रीका डिड गांधी
गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज मास प्रोटेस्ट? तो गांधी जी ने पहला मास प्रोटेस्ट फर्स्ट टाइम कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में। तो राइट ऑप्शन इसका जो होगा वो है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, जोहानिसबर्ग, बी। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और हम लोग जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यदि मैं कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ तो उसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में मैच करने का हमें है कि कौन सा बुक किनके द्वारा लिखा गया है ना। तो यहाँ पे अब बुक के नाम है और यहाँ पे ऑथर है चार्ल्स ई मेरियम। ठीक है, हिंज, यूलैन, ल्यू स्ट्रेस, डी ट्रूमैन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए और याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि बुक्स के नाम अक्सर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स ई मेरियम की जो बहुत पॉपुलर बुक है उसका नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस बुक का नाम आप लोग याद रखिए। यदि आपको ये बुक का नाम सिर्फ पता होता, ठीक है, तो सोचिए ए का 3 और ये आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार से ए का 3, बी का 4 द बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स, सी का 2 व्हाट इज फिलॉसफी एंड अदर स्टडीज, एंड डी का 1। ठीक है, डी ट्रूमैन का है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। तो इस तरीके से सारे बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 10 का ए। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स आर जनरली रिगार्डेड एज फाउंडर्स ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक है, तो फिलोसफिकल अप्रोच के फाउंडर्स किनको माना जाता है? तो फिलोसफिकल अप्रोच के फाउंडर्स प्लेटो और एरिस्टोटल को माना जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 11 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, Which of the following are the characteristics of Weber's ideal bureaucracy? ठीक है, तो मैक्स वेबर ने आइडियल ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था, है ना, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेबर्स के आइडियल ब्यूरोक्रेसी में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक तो हायरार्की था, ठीक है, और एक इम्पर्सनैलिटी था, स्टाफ एंड लाइन नहीं था, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो इस तरीके से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 2 and 3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब जैसे इन्होंने जो फीचर्स दिए थे आइडियल ब्यूरोक्रेसी में, और कौन कौन से होंगे? एक तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात उन्होंने की थी, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वेबर के आइडियल ब्यूरोक्रेसी, तो पहला इम्पर्सनैलिटी हो जाएगा, दूसरा हायरार्की हो जाएगा, तीसरा डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्होंने जो बताए रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और पांचवा जो उन्होंने बताया कि जो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट शुड बी बेस्ड, एम्प्लॉयमेंट किस पे होना चाहिए? बेस्ड ऑन टेक्निकल एजुकेशन। तो इस तरीके से उन्होंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, पहला 1, 2, ठीक है, 3, 4 और 1, 5 रूल्स एंड रेगुलेशन एक में, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, मिटा देता हूँ 1 सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन एलमंड एंड वर्बाज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो पॉलिटिकल कल्चर का उन्होंने किया एलमंड एंड वर्बा ने, उसमें से कौन सा नहीं आता है ना, यहाँ डज नॉट है, ये ध्यान में देना है। कई बार हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, नोट भूल जाते हैं, देखते नहीं हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप JRF की कट ऑफ से जस्ट रुक जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन भी आपका यदि गलती से भी गलत हो जाता है तो आप JRF के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए नोट कहाँ है ना, ये सब। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो क्या नहीं है, तो इसमें देखिए
कॉग्निटिव ओरिएंटेशन की बात होती है, अफेक्टिव ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, लेकिन एम्पेरिकल ओरिएंटेशन की बात वो नहीं करते हैं। तो जो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा, आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, इसकी बात वो नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों जानते होंगे, यहाँ पे ये लिख लीजिए, सिविक कल्चर का कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया था ना। सिविक कल्चर के लिए जो पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर इन्होंने बताया कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन उन्होंने किए हैं, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे पॉलिटिकल कल्चर जो उन्होंने 3 तरीके से बताए, एक पैरोकियल, ठीक है, एक सब्जेक्ट और तीसरा पार्टिसिपेंट। तो 3 प्रकार के उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर बताए। किन्होंने? एल्मंड एंड वर्बा के द्वारा पॉलिटिकल कल्चर को 3 भागों में बांटा गया, पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग के बारे में दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज, दोज हु कंडीशन अदर एंड दोज हु आर कंडीशनड बाय अदर्स। ठीक है, ये असर्शन है। और दूसरा है रीजन, डिपेंडेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है, डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप होता है जो कंडीशन करता है और जो कंडीशन होता है उसके बीच में, और एक है कोर और पेरिफेरी का जो कंसेप्ट दिया गया था, है ना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? दोनों, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, डिपेंडेंसी जो थ्योरी दी गई कोर पेरिफेरी वाली, एक कोर होता है ना, और एक पेरिफेरी होती है। तो इस कंसेप्ट को देने वाले कौन थे? जॉन फ्रीडमैन। तो याद रखिएगा, जॉन फ्रीडमैन ने कोर पेरिफेरी की थ्योरी दिया, या डिपेंडेंसी थ्योरी भी उन्हीं के द्वारा दी गई। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है, हु सेड ए स्टेट इज ह्यूमन एक्टिविटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। तो ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कही गई? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली मैक्स वेबर ने कहा था। तो ये आप लोगों को ध्यान में देना स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है, द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेग्लेक्टेड दी। किनको नेग्लेक्ट किया है ना, ये ध्यान में देने वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्या स्टडी ऑफ गवर्नमेंट को नेग्लेक्ट किया? नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच में तो ये सब इंक्लूडेड थे। इंस्टीट्यूशनल स्टडीज? नहीं। कंपैरिजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। यही तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल अप्रोच। एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ध्यान में देने वाली बात है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। तो जो सही ऑप्शन होगा वो डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैच करने का है। यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम दिया हुआ है और कौन कौन से कंट्रीज में कौन कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है उसको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना, फिर 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम, लिस्ट सिस्टम, फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो हमें यहाँ पे मैच करना है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में कौन सा है ना, इंडिया में FPTP है, ए का 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकंड में पेन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो FPTP इंडिया में है। ठीक है, यदि हम लोग एक ऑप्शन हमें सही पता होता तो ए का देखिए 1, ए का 1, और आपको आंसर मिल जाता है कि नहीं। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। फिर इसी तरीके से मैच कर लेंगे, बी का 2, फिर देखिए सी का 3 और डी का है 4।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजीली ये क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चंस में हमें वहाँ पे आसानी से सारे ऑप्शंस वहीं पे दिए हुए रहते हैं, और यदि हम थोड़ा काम माइंड से मदद लें, है ना, माइंड को शांत रख करके यदि ऑप्शंस को देखें तो कई बार क्वेश्चंस ना जानते हुए भी हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोग ध्यान में देखिएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें एकदम बिल्कुल शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुक्स और ऑथर्स को मिलान करने का बात है ना। यहाँ पे देखिए, पहला है इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी, फिर है इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ 4 कंटिनेंट, एनोनिमस एम्पायर, है ना, ह्यूमन पॉलिटिक्स इन नेचर। एनोनिमस एम्पायर ये बहुत फेमस बुक है, किसकी, सैमुअल फाइनर की, है ना। तो यदि आपको एक भी ऑप्शन ये सपोज पता होता तो देखिए सी का 4 और आपका ये बन जाता क्वेश्चन, है ना। तो सी का मतलब इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस तरीके से सारे बुक्स के नाम आपको याद रखने, ए का 2, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी, एच जिगलर, ठीक है। बी का 1, सी का सैमुअल फाइनर, और डी का ग्राहम वॉलास की जो बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज स्टडीज अमंग अदर्स पब्लिक ओपिनियन एंड पीपल्स पॉलिटिकल चॉइसेस, ठीक है। तो कौन से अप्रोच स्टडीज की यहाँ के थ्रू, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन एंड पीपल्स पॉलिटिकल चॉइस को मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और लीगल अप्रोच। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, तो बिहेवियरल अप्रोच में तो हम लोग वही करते हैं, पब्लिक ओपिनियन, पीपल्स पॉलिटिकल चॉइसेस, उनके चॉइसेस क्या हैं, वही बिहेवियर के किस तरीके से बिहेवियर उनका होता है, तो इसी को पढ़ते हैं। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच करना है पॉलिटिकल कल्चर और कंट्रीज को मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला है होमोजीनियस कल्चर, दूसरा इलीट मास कल्चर, तीसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और पैरोकियल कल्चर। तो पैरोकियल कल्चर कहाँ पे होता है, जहाँ पे कुछ जानकारी वगैरह नहीं होती है ना, जैसे युगांडा, लोगों को पता ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं गवर्नमेंट से, तो पैरोकियल कल्चर युगांडा हो जाएगा। यदि डी का 1 होता है, डी का 1, तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन में एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, इंडिया में कौन सा कल्चर है आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में इलीट मास कल्चर है ना, बी का 3 ये, है ना। तो दोनों ऑप्शन में था हमें, तो बी मिल गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन ढूंढने हैं। इलीट मास कल्चर इंडिया में है, देखते नहीं है कितना पॉपुलैरिटी हो जाता है कोई लीडर का, इलीट बन जाते हैं उस तरीके से, है ना, तो वही है। और पैरोकियल मतलब समझदारी नहीं है लोगों में, मतलब वैसा देश जहाँ पे लीडर्स या इलेक्शन को लेकर के लोग उतना पार्टिसिपेंट नहीं हो पाते हैं, सिर्फ वोट वगैरह भी नहीं देने जाते हैं बहुत सारे लोग, तो इस तरीके से पैरोकियल कल्चर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट होते थे राजेंद्र प्रसाद, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है ना। तो इस तरीके से मैच करना है हमें, और यहाँ पे पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद एस राधाकृष्णन, हाँ ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, है ना, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो ये सही है। दूसरा जाकिर हुसैन विविगिरी, हाँ ये भी सही है। संजीव रेड्डी और बीडी जट्टी, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, ठीक है। राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, हाँ ये भी सही है। तो याद रखिए जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट थे, है ना, तो ये ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, नॉट है ना, तो ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द परसेंटेज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट, है ना। स्टेट के बारे में बात की गई है कि कितना परसेंटेज फिक्स्ड है मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को लेकर के, चीफ मिनिस्टर भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, 15%, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विथ पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो कौन सी कमेटी ट्राइबल एरियाज के लिए बनी थी पंचायती राज में, जिसको पीसा एक्ट भी बोलते हैं, पीसा एक्ट, है ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कमेटी होगी, तो देख लीजिए यहाँ पे पीके ठंगन कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया, सादिक अली और डूमारलाल बैठा कमेटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सॉरी दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है 23 का बी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ट्राइबल एरिया के पंचायती राज से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है अरेंज करना है कि कौन कौन से रीट्स हैं, है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है सारे रीट्स को। तो 5 रीट्स हैं जो सारे यहाँ पे दिए गए हैं नाम, है ना, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले कौन सा आता है, पहले हेबस कॉर्पस आता है, ठीक है, फिर आता है मैंडमस। देखिए यदि आपको यही पता होता तो 2 और 5, है ना, तो पहले 2 फिर 5, देखिए एक ही ऑप्शन में है तो सी हो जाता है ना। तो हेबस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक है, फिर प्रोहिबिशन, ठीक है, फिर सर्सोररी और फिर कोवरेंटो। इस तरीके से आपका सही जो ऑप्शन होगा 24 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट 25 में देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हम लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रिप्स मिशन ये कब आया था, 1942 में, है ना। फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। देखिए तो आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि हम लोगों को सीक्वेंस में अरेंज करना है ना। तो सबसे पहले तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आया 1909, फिर मोंटेग्यू, है ना। तो देख लीजिए पहले 4 होगा, तो 4 का सिर्फ एक ही है ऑप्शन है बी, तो 25 का क्या हो जाएगा बी। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप लोग पढ़ते ही हैं पॉलिटी तो उसमें तो बहुत इजी से मोरले मिंटो ये सब दिया ही रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 में मैच करना है पार्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का, है ना। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, अभी फिलहाल कितने नेशनल पार्टी हैं वो देख लीजिएगा। अभी फिलहाल शायद 6 नेशनल पार्टीज हैं, पहले 8 थे। 2 पार्टीज के नेशनल स्टेटस को रिवोक कर दिया गया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस थी, है ना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और एक जो थी सीपीआई, है ना। अभी कौन कौन है, आम आदमी पार्टी है, फिर एक नेशनल पीपल्स पार्टी को मिला, फिर बीजेपी, कांग्रेस, है ना, बीएसपी, सीपीआईएम। तो इस तरीके से आप लोग नेशनल पार्टीज की लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो 2014 के समय में था, तो यहाँ पे हम लोगों को मैच करने का है। तो 26 का जो यहाँ पे होगा वो देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस सब लोग जानते हैं नेशनल पार्टी है, तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, नेशनल पार्टी, अम्ब्रेला पार्टी भी दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ अम्ब्रेला पार्टी हो जाएगा, है ना। रजनी कोठारी ने भी बोला था ना वो कांग्रेस सिस्टम के बारे में, तो अम्ब्रेला सिस्टम वहाँ पे बात हुई थी। तो यहाँ पे चूंकि अम्ब्रेला दिया हुआ है तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे अम्ब्रेला पार्टी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ए का 3, तो ये सही होगा, ठीक है। सीपीआईएम देख लीजिए, तो ये भी एक नेशनल पार्टी है, तो डी का 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप लोग मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिनाउंस्ड बाय कांग्रेस एज इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। तो किस एक्ट को या किस रिपोर्ट को कांग्रेस के द्वारा इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फैक्टरी या डिसअपॉइंटिंग करार दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यही मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है।
फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1918-1919, साइमन कमीशन 30, कम्युनल अवार्ड 1932। तो किसको कहा गया था? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, राइट आंसर बी। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फैक्ट्री और डिसअपॉइंटिंग कहा गया था। ठीक है, 28 नंबर देखते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का है। पहला है, ए फेडरल अरेंजमेंट एम्स एट रिकंसाइलिंग फ्रीडम विथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज विथ इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन। फिर रीजन है, इंडिया ऑप्टेड फॉर अ प्लूरलिस्टिक मॉडल ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ पे जो सही होगा वो होगा बी, दोनों सही है। ये भी हमने ऑप्ट किया था, प्लूरलिस्टिक मॉडल होगा नेशन बिल्डिंग का, और फेडरल अरेंजमेंट जो हमारा था, है ना, वो क्या था, यूनिटी होगी एंड डाइवर्सिटी होगी, है ना, फिर इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन। तो दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में दीजिए, बी। नेक्स्ट 29 का देखिए। ठीक है, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का है। इसमें है, बल्क ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, ये भी सही है ना, वहीं से हम लोग 1935 से ही जितने भी प्रोविजंस थे जनरली वहीं से हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। और दूसरा रीजन में दिया है, कांग्रेस पार्टी पास द रेजोल्यूशन अडॉप्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये भी सही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, दोनों कांग्रेस पार्टी पास द रेजोल्यूशन अडॉप्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन ऐसा कुछ पास नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो असर्शन वाला सही है, बट रीजन जो दिया है वो गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं और मैच करना है आपको, कौन कौन से आर्टिकल किससे संबंधित। तो आर्टिकल 280 बहुत ईजी है, फाइनेंस कमीशन से संबंधित है ना। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित है। 359 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो मान के चलिए सिर्फ 280 भी आपको पता होता सी। ठीक है, तो देखिए सी का यदि आपको 2 यहाँ पे मिल जाता है ना, तो आसानी से ऑप्शन ए आप लोग टिक कर लेते, है ना। तो इस तरीके से जो 30 नंबर का सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, Who among the following has created 18 definitions of PUBAD and put them in 4 category of political, legal, occupational and managerial। तो किन्होंने ये कैटेगराइज किया और जिन्होंने 18 डेफिनेशन दिए PUBAD को, तो वो थे 31 का आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, साफ्रिज एंड रसेल। तो ये ध्यान में याद रखिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, Who among the following has not made a distinction between public and private administration। सॉरी, तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किनके द्वारा डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, नॉट लिखा हुआ, ध्यान में दीजिएगा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हेनरी फयोल। ठीक है, इन्होंने नहीं किया है, बाकी इन तीनों ने किया है। ठीक है, डिस्टिंक्शन पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स हैं और अधिकतर सारे पबैड से संबंधित हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह, तो आप उनको ध्यान में देना, पबैड से रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाना है। तो एडी गोरा वाला रिपोर्ट ये कब आया था, तो ये आया था 1951 में। ठीक है, पॉल एच एप्पलबाई रिपोर्ट, ठीक है, ये कब आया था 1953 में। ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था, 1953। ठीक, सांथनम कमेटी रिपोर्ट की बात कब आई थी, तो सांथनम कमेटी रिपोर्ट से पहले आप लोग देखिए, जैसे फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट है ना, तो ये सबसे पहले कब आया था 1966 में। फर्स्ट एआरसी से संबंधित कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इनके जो चेयरमैन थे वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। फिर बाद में कौन बने,
फिर बाद में बन गए थे के हनुमंता, हनुमंता, ठीक। फिर सेकेंड एआरसी भी हुई थी जो कि आई 2005 में, ठीक है। उस समय जो चेयरमैन थे कौन थे, जो हेड थे वो वीरप्पा मोइली। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एआरसी से संबंधित पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। और सांथनम कमेटी रिपोर्ट 1962 के आसपास आई थी, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही सीक्वेंस होगा वो देखिए, सबसे पहले तो यही है एडी गोरा वाला रिपोर्ट, है ना। और फिर है 1950 पॉल एच अपलबाई रिपोर्ट, ठीक है। तो 33 का भी देखें तो ए में ही हमें मिल जाएगा, ए 1 2 3 4 ये अरेंज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट 34 देखिए, मैक्स वेबर यूज्ड द ग्रीक वर्ड कैरिस्मा टू रेफर टू, ठीक है। कैरिस्मा की क्या चीज से संबंधित था, तो कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में बात की, इनहेरिटेड क्वालिटीज तो नहीं, है ना। क्वालिटीज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस ये भी नहीं, वो सुपर नेचुरल क्वालिटीज और सुपर ह्यूमन क्वालिटीज की बात वो करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 3 and 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का बेस कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिए, गुलिक के द्वारा, ठीक है, गुलिक के द्वारा 4P का कंसेप्ट दिया गया था फॉर द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इससे संबंधित, जिसमें पहला होगा पर्सन, ठीक है, दूसरा है पर्पस, तीसरा है प्रोसेस, ठीक है, और सॉरी तीसरा और चौथा हो जाएगा प्लेस, ठीक है। तो ये 4P उन्होंने दिया। तो यहाँ पे उसी का नाम जस्ट देख लीजिए, फंक्शन, प्रोसेस, बजटिंग, क्लाइंटले। तो बजटिंग नहीं होगा, क्लाइंट मतलब पर्सन यहाँ पे समझ सकते हैं, तो ये होगा, प्रोसेस भी होगा, फंक्शन भी होगा। तो इस तरीके से बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नॉट है ना, तो बजटिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सी, टैक्स कैन बी लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय, क्या ये करेक्ट है, नहीं, तो ये करेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, बाकी सब सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 37 नंबर देखिए, मैच करना है हमें, ठीक है। रिपोर्ट ऑन पबैड, ठीक है। तो ये भी हमने देखा, एडी गोरा वाला पबैड से संबंधित है, गोरा वाला रिपोर्ट 1951 पबैड। तो बी का 4 देखिए, यदि एक भी आपको पता होता है तो आपको आंसर मिल जाता है, तो ये ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे ऑक्सिलरी एजेंसी कौन होगा, हाउस कीपिंग। अच्छा, एजेंसी से संबंधित पबैड में जो एजेंसी होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है लाइन एजेंसी, एक होती है स्टाफ एजेंसी, ठीक है, और एक होती है ऑक्सिलरी एजेंसी। ये मेन एजेंसी होती है, स्टाफ एजेंसी वाले इनको सपोर्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग वगैरह लेना, ये लाइन एजेंसी का काम है, और स्टाफ एजेंसी सपोर्ट करता है। फिर ऑक्सिलरी एजेंसी होता है, तो ऑक्सिलरी एजेंसी को हाउस कीपिंग एजेंसी भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे मिला सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन क्या होगा 37 का, सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी है, इंग्लिश में यहाँ पे है, ठीक है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। तो लोकायुक्ता, और आप लोग जानते हो लोकपाल सेंट्रल लेवल पे है और लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे, और हमने ये कहाँ से लिया है, ओम्बड्समैन से लिया है, ओम्बड्समैन, और ये यहाँ कहाँ से लिया है, स्वीडन से, ठीक है। लोकायुक्ता, लोकपाल जो भी। तो फर्स्ट स्टेट कौन था, तो ये था महाराष्ट्र, कब, 1972 में, ये ध्यान में रखिए, 1972 या 71, ठीक है, 71 72 कुछ भी, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट कौन था जो एक्ट पास किया था, लोकायुक्त एक्ट, तो वो थे ओडिशा। यानी फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया, संस्था बनाई गई, लेकिन कानून जो पास किया गया था वो उड़ीसा के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट
असर्शन रीजनिंग दिया है 39 में, ठीक है। इसमें देखिए अंडर दिस स्पॉइल सिस्टम दिया गया है। स्पॉइल सिस्टम में क्या होता है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, ठीक है, ये अमेरिका के रिस्पेक्ट में बेसिकली कहा जाता है। जब पॉलिटिकल पार्टी कोई जीत जाती है तो वो पार्टी अपने करीबी लोगों को, है ना, जो गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं उनको दे दिया जाता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को। तो ये इससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए अंडर द स्पॉइल सिस्टम द पब्लिक ऑफिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ पार्टी विक्टोरियस एट द पोल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। द पब्लिक ऑफिसेस आर कंसिडर्ड स्पॉइल्स टू बी इंजॉयड बाय द विक्टर्स, तो हाँ ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की ओर देखते हैं हम लोग। हु अमोंग द फॉलोइंग आर द प्रोटैगोनिस्ट्स ऑफ द इंटीग्रल व्यू ऑफ पबैड। तो पबैड के दो व्यू हैं, एक तो इंटीग्रल, ठीक है, और एक होता है मैनेजीरियल, ठीक है। इंटीग्रल में सारे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, मैनेजीरियल और जितने भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो इंटीग्रल व्यू में जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो हैं आपके एल.डी. वाइट, ठीक है, और हेनरी फयोल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मैनेजीरियल व्यू में कौन कौन से लोग हैं? एक तो हैं गुलिक, हर्बर्ट साइमन, ठीक है। तीसरे हैं थॉमसन करके हैं, एक थॉमसन। तो बस ये याद रखिए, गुलिक, साइमन और यहाँ पे एल.डी. वाइट, फयोल, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब जो आंसर की आई थी उसमें कुछ नहीं दिया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन को गलत माना गया था और सही सभी को मार्क्स दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इंटीग्रल व्यू है, कौन है? तो फयोल है, हेनरी फयोल। तो ये तो होगा 1, ठीक है। उसके बाद जो साइमन और गुलिक होंगे, ठीक है, ये मैनेजीरियल व्यू से संबंधित है, तो ये तो नहीं होगा। 1 एंड 2 हो सकता है, 1 एंड 2, है ना, लेकिन 2 को यहाँ पे गलत माना गया है, तो शायद ये मैनेजीरियल व्यू से है, ठीक है। वैसे इसका आंसर की में इसका छोड़ दिया गया था तो सभी को मार्क्स मिल गए थे, ठीक है, तो हम लोग भी इसको छोड़ देते हैं, बट इसमें सिर्फ एक सही होगा, हेनरी फयोल। नेक्स्ट 41 में देखिए मैच करना है ऑथर्स और बुक्स को, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित यहाँ पे बुक्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो E.H. कार की जो बुक है ना, फिर रॉबर्ट कियोन की बुक है, मिर्शैमर की बुक है और जकारिया की बुक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी, जहाँ पे ए का 3। E.H. कार की जो बुक है 20 ईयर्स क्राइसिस, है ना, ये फेमस बुक है। फिर आप देखिए रॉबर्ट कियोन की न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स हो जाएगी। जॉन मेयरशाइमर की जो बुक है वो है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, है ना, और फरीद जकारिया की जो बुक है वो है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट सारे बुक्स के नाम आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है, सारे बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए और ऑथर्स के साथ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, असर्शन में है, रीजनिंग में है, इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। तो हाँ सही है, मल्टी डायमेंशनल तो है ही और इनको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट when two combatants are different in their characters and in their ideas of comparative strategic advantage, that a confrontation between them comes to turn one side's ability to force the other side to fight on their own, name the type of war। तो ये किस प्रकार का वॉर के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो इसको एसिमेट्रिक वॉर कहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हाँ 44 देखिए, यहाँ पे है नेम द यूनाइटेड नेशन फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन द गाजा कन्फ्लिक्ट 2009 रिपोर्ट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा यूएन फाइंडिंग मिशन है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो इस और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा
ठीक है। 44 का होगा यहाँ पे बी, गोल्डस्टोन रिपोर्ट। ठीक है, ये ध्यान में देना है। नेक्स्ट, अंडर विच चैप्टर एंड आर्टिकल डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिडर थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस? ये किससे संबंधित है? ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लोर वेज टू सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली, तो यह किससे संबंधित है? 45 का जो सही होगा वो होगा बी, चैप्टर 6 आर्टिकल 33 में। ठीक है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस को जगह देता है। नेक्स्ट, 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ठीक है, तो कौन कौन से फीचर्स हैं इंटरनेशनल लॉ के जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है? तो 46 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे डी होगा, 1, 3 एंड 4, बट 2 नहीं होगा। कंसेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन, तो लीगल ऑब्लिगेशन कहाँ होता है ना, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस वेल नोन एज कोपेनहेगन, COP15 है, डील्ट विद द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो 47 का जो यहाँ पे सही होगा वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, COP15 है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोलते हैं। 48 देखिए, मैच करना है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और ईयर ऑफ ओरिजिन को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, नाफ्टा, AMU और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीटो। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो देखिए बी होगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सीटो बना था, ठीक है, वो कब बना था? यहाँ पे 1954 में, तो यहाँ पे है, मैच कर लीजिए। तो डी का 3 होगा, डी का 3। तो इस तरीके से आप सारे एक भी यदि आपको पता होता है तो आप मैच कर सकते हैं ना, तो आसानी हो जाता है। तो उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट कब हुआ था? 1948 में, है ना। फिर नाफ्टा कब हुआ था? तो 1994 में। और अरब मगरेब यूनियन ये कब हुआ था? तो 1989 में। यहाँ पे मैच कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, असर्शन और रीजन है, ठीक है। इंडिया इज परसुइंग अ पॉजिटिव एसिमेट्री इन साउथ एशिया, रीजन है इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड बाय चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप। तो 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है मैं बताते चलूँ, पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, है ना, और पेपर 3 में शायद 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो पहले अलग पैटर्न था बट क्वेश्चंस लगभग सेम अभी भी आते हैं। इसी प्रकार से बुक्स कंसेप्ट्स को मैच करना है ना। तो देखिए इसमें बुक का नाम लिखा है पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप इन सर्च ऑफ अ पॉलिसी। तो किनके द्वारा लिखी गई है यह बुक, ठीक है, तो इस बुक को लिखा गया आयशा सिद्दीकी अदा के द्वारा, ठीक है। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे स्टीफन कोहेन की एक बुक पाकिस्तान के ऊपर है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान 2004 में पब्लिश हुई थी। यह भी बुक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 2014 के जून का पेपर 2 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छे से हमने एनालाइज किया पेपर 2 को, ठीक है। अगला जो PYQ होगा वो जून 2014 का ही पेपर 3 हम लोग लेकर के आएंगे और उसको भी अच्छे से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या ये सारे पॉइंट्स ये सब मैच करने वाले सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनको बार बार रिवाइज करिए, वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने यदि इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ नहीं देखी है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं सभी को कवर किया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग PYQ की सीरीज़ चलाते रहेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिटेल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ, ठीक है। और हमारे चैनल के कंटेंट को यदि आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।